नमस्कार। आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले और शायद सबसे अनोखे राजवंश की। एक ऐसी कहानी जो पूरे 84 साल तक चली। तो सबसे पहला सवाल, ये मामलूक आखिर है क्या? देखिए, ये शब्द गुलाम से निकला है। ये वो तुर्की दास थे जो अपनी काबिलियत के दम पर आगे चल के हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली शासक बने। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि कैसे गुलामों ने एक राजवंश की नींव रखी। फिर बात होगी इसके 2 संस्थापकों की, और हाँ, सिंहासन पर बैठी एक बेमिसाल महिला की भी। उसके बाद देखेंगे बलबन की वो फौलादी पकड़, और आखिर में कैसे इस राजवंश का पतन हुआ और इसने पीछे क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल है 1206। दिल्ली की फिजा में एक नई हुकूमत की आहट है, और इस नई सल्तनत की नींव रख रहा है मोहम्मद गौरी का ही एक पुराना गुलाम। जी हाँ, यही मामलूक या गुलाम वंश अगले 84 सालों तक दिल्ली पर राज करेगा। और सिर्फ राज ही नहीं करेगा, बल्कि सल्तनत के सदियों लंबे शासन की वो मजबूत बुनियाद रखेगा जिस पर आगे की कई हुकूमतें खड़ी होंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इस राजवंश की नींव तो एक शख्स ने रखी, पर इसका असली संस्थापक किसी और को माना जाता है ना अजीब? चलिए समझते हैं क्यों। तो पहले बात करते हैं संस्थापक की। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का एक काबिल सेनापति जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ऐबक ने दिल्ली की शान कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। अपनी दरियादिली के लिए उसे लाख बख्श भी कहते थे। पर उसकी हुकूमत सिर्फ 4 साल चली। और एक और बड़ी बात, वो दिल्ली से नहीं, लाहौर से राज करता था। और यहीं से कहानी बदलती है। ऐबक के बाद तख्त पर बैठा इल्तुतमिश, और उसने आते ही वो सबसे बड़ा काम किया जो ऐबक नहीं कर पाया था। उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दी, और बस इसी एक कदम ने दिल्ली को हमेशा के लिए सल्तनत का दिल बना दिया। अब सल्तनत को मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने एक नया सिस्टम बनाया। उसने अपने 40 सबसे वफादार तुर्की गुलाम सरदारों का एक ग्रुप बनाया। इसे नाम दिया गया तुर्कान-ए-चालीसा, या जिसे हम आमतौर पर चालीसा के नाम से जानते हैं। ये फैसला, जैसा कि हम आगे देखेंगे, सल्तनत के लिए बहुत बहुत अहम साबित होने वाला था। इल्तुतमिश ने सिर्फ राजधानी ही नहीं बदली, उसने सल्तनत को एक पूरा सिस्टम दिया। उसने इक्ता प्रणाली को मजबूत किया, मतलब अधिकारियों को कैश सैलरी की जगह जमीन का रेवेन्यू दिया जाता था। उसने सल्तनत की अपनी करेंसी शुरू की, चांदी का टका और तांबे का जीतल। और सबसे बड़ा काम, उसने 1229 में बगदाद के खलीफा से अपनी हुकूमत को मंजूरी दिलवाई। बस इसी एक कदम ने उसे कानूनी तौर पर सुल्तान बना दिया, और इसीलिए उसे सल्तनत का असली संस्थापक कहा जाता। इल्तुतमिश ने सल्तनत को तो मजबूत कर दिया, लेकिन उसकी मौत के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब कौन? और इसी सवाल का जवाब एक ऐसा फैसला था जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इल्तुतमिश ने अपने नाकाबिल बेटों को छोड़कर अपनी बेटी रजिया को अपना वारिस चुना। सोचिए जरा, उस जमाने में एक औरत को तख्त सौंपना। सवाल यही था कि क्या वो ताकतवर तुर्की सरदार, वो चालीसा, एक महिला को अपने सुल्तान के तौर पे कभी कबूल करेंगे? और रजिया कोई कमजोर शासक नहीं थी, वो बेहद काबिल और बेखौफ थी। उसने पर्दा छोड़ दिया, पुरुषों वाले कपड़े पहने और दरबार में बिना किसी झिझक के फैसले लिए। उसने सरदारों को नहीं, बल्कि काबिलियत को तरजीह दी, जो उस दौर की रिवायतों पर एक सीधा हमला था। लेकिन रजिया की यही काबिलियत उसकी दुश्मन बन गई। और विडंबना देखिए, जिन 40 सरदारों के गुट यानी चालीसा को उसके पिता ने सल्तनत की रीढ़ बनाने के लिए खड़ा किया था, वही उसकी बढ़ती ताकत से डर गए। उन्हें लगा कि ये औरत तो उनके हाथ से निकल रही है, और बस यहीं से उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। रजिया का अंत सल्तनत के लिए एक बुरे दौर की शुरुआत थी। सालों तक दिल्ली का तख्त कमजोर सुल्तानों के हाथ में रहा, जो बस उन चालीसा सरदारों की कठपुतली थे। सल्तनत में एक खालीपन सा आ गया था, और ऐसे ही माहौल में एक ऐसा शख्स उभर कर सामने आया जो इस पूरे खेल को पलटने वाला था। ये शख्स था गयासुद्दीन बलबन, और सबसे बड़ी बात, वो खुद उसी चालीसा का हिस्सा था। वो अंदर से सिस्टम को जानता था, और वो ये भी जानता था कि अगर सल्तनत को बचाना है तो सबसे पहले इसी चालीसा की ताकत को खत्म करना होगा। बलबन ने एक ही मंत्र अपनाया, डर। उसने लौह और रक्त की नीति लागू की, मतलब सुल्तान के खिलाफ जो भी सिर उठाएगा उसे बेरहमी से कुचल दिया जाएगा। उसका मकसद सिर्फ बगावत खत्म करना नहीं था,
बल्कि हर किसी के दिल में सुल्तान का खौफ बिठाना था, ताकि कोई दोबारा हिम्मत ही ना कर सके। इस खौफ को और बढ़ाने के लिए उसने दरबार में नए नियम बनाए। सिजदा यानी सुल्तान के सामने पूरा झुक जाना, और पाबोस यानी सुल्तान के कदम चूमना। ये सिर्फ रस्में नहीं थी, ये एक साफ ऐलान था कि सुल्तान कोई आम सरदार नहीं बल्कि जमीन पर खुदा का साया है। और उसकी ये नीति काम कर गई। अगले 21 सालों तक बलबन के इस सख्त शासन ने सल्तनत को एक मजबूत स्थिरता दी। अंदर के विद्रोह खत्म हो गए और बाहर से मंगोलों के हमले भी रोके गए। लेकिन बलबन की सबसे बड़ी ताकत ही सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली थी। पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक इंसान यानी बलबन पर टिका था। तो जाहिर है, जैसे ही 1287 में बलबन की मौत हुई, सब कुछ बिखरने लगा। उसके उत्तराधिकारी कमजोर निकले और वो इस भारी भरकम सल्तनत को संभाल ही नहीं पाए। सत्ता का वो खालीपन फिर से लौट आया। और इसका अंत बहुत तेजी से हुआ। सिर्फ 3 साल के अंदर 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने मौके का फायदा उठाया, आखिरी मामलुक सुल्तान का तख्ता पलट किया और खिलजी राजवंश की शुरुआत कर दी। 84 साल का मामलुक राज खत्म हो गया। तो आखिर में सवाल उठता है कि इस मामलुक राजवंश की विरासत क्या है? देखिए, उन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा बनाया जो सदियों तक चला। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने दशकों तक भारत को मंगोलों के खतरनाक हमलों से बचाया था। ये गुलामों से बादशाह बनने की एक असाधारण कहानी है, गुलामी से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक का सफर। लेकिन ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि गुलामों ने जो सल्तनत बनाई, उसने हिंदुस्तान के भविष्य को आखिर क्या दिया?